नमस्कार और स्वागत है। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित एक ऑडियो समरी के जरूरी हिस्सों को गहराई से समझेंगे। हमारा मकसद ये जानना है कि कैसे हमारी छोटी छोटी मतलब लगभग न दिखने वाली आदतें हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं और कैसे हम इस ज्ञान का इस्तेमाल अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं। इसमें एक दावा किया गया है जो सुनने में, सच कहूं तो, लगभग नामुमकिन लगता है कि अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के अंत तक वो 37 गुना बेहतर हो सकता है। 37 गुना? यह गणित मुझे हमेशा चौंकाता है। मतलब यकीन करना मुश्किल है। बिल्कुल, और यही इस पूरी सोच का कह सकते हैं आधार है। जब हम 37 गुना सुनते हैं तो हमारा दिमाग उसे स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि हम रोज उस 1% के असर को देख नहीं पाते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका हवाई जहाज का उदाहरण है। सोचिए, एक प्लेन लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरता है। अगर टेक ऑफ के बाद पायलट जहाज की नाक को सिर्फ 3.5 डिग्री, मतलब बहुत ही मामूली सा, दक्षिण की ओर मोड़ दे तो यात्रियों को कुछ भी महसूस नहीं होगा। 3.5 डिग्री मतलब इतना कम कि पता भी ना चले। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हजारों किलोमीटर की यात्रा के अंत में ये मामूली सा बदलाव उस प्लेन को न्यूयॉर्क की बजाय वॉशिंगटन डीसी में लैंड करा देगा। वाह। हमारी आदतें भी वो बिल्कुल यही 3.5 डिग्री का बदलाव है। रोज एक छोटा सा सही फैसला या एक छोटा सा गलत फैसला हमें सालों बाद एक पूरी तरह से अलग मंजिल पर पहुंचा देता है। वाह। तो इसका मतलब है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी के पायलट हैं। बिल्कुल, और हमारे रोज के छोटे छोटे काम हमारी दिशा तय कर रहे हैं। चलिए तो फिर इसी 1% के सिद्धांत को थोड़ा और खोलते हैं। ये जो कंपाउंडिंग का असर है, ये आदतों पर कैसे काम करता है? क्योंकि पैसों के मामले में तो ये दिखता है, पर आदतों में ये छुपा हुआ क्यों रहता है? ये छुपा हुआ इसलिए रहता है क्योंकि इसका असर वो तुरंत नहीं दिखता। इसे साइलेंट ग्रोथ कहा जा सकता है। जैसे पैसे निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, वैसे ही आदतों पर भी मिलता है। आप आज जिम जाना शुरू करते हैं, कल जाते हैं, एक हफ्ते तक जाते हैं, आपको शीशे में कोई फर्क नहीं दिखेगा। शायद 1 महीने बाद भी कुछ खास न लगे, और यहीं पर ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते हैं। वे उस पठार पर होते हैं जिसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा की घाटी कहा जाता है। निराशा की घाटी, ये नाम ही काफी कुछ कह रहा है। मतलब हम मेहनत तो कर रहे हैं पर नतीजा शून्य दिख रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई लगा रहता है तो कुछ महीनों बाद अचानक उसे दिखने लगता है कि उसकी ऊर्जा बढ़ गई है, कपड़े फिट आने लगे हैं। ये वही पल है जब कंपाउंडिंग का असर दिखना शुरू होता है। और यही बात बुरी आदतों पर भी लागू होती है। एक सिगरेट पीने से या एक दिन जंक फूड खाने से कुछ नहीं होता, लेकिन यही काम रोज करने पर सालों बाद नतीजा बीमारियों के रूप में सामने आता है। ये एक तरह से दोनों दिशाओं में काम करने वाली तलवार है। ठीक है, तो पहला सबक है धैर्य रखना और उस शुरुआती दौर में टिके रहना जब कोई नतीजा नहीं दिख रहा। इसी से जुड़ा एक और विचार इस समरी में है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। लक्ष्य पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान दें। ये थोड़ा उल्टा लगता है क्योंकि हमें तो हमेशा से बड़े बड़े लक्ष्य बनाने को कहा जाता है। हाँ, ये पारंपरिक सोच को चुनौती देता है। देखिए, लक्ष्य बुरे नहीं है, वे हमें दिशा दिखाते हैं। समस्या ये है कि हम सिर्फ मंजिल को देखते रहते हैं, रास्ते पर ध्यान नहीं देते। लक्ष्य है एक किताब लिखना, लेकिन सिस्टम है हर रोज सुबह 1 घंटा लिखना। लक्ष्य है मैराथन दौड़ना, लेकिन सिस्टम है हफ्ते में 4 दिन दौड़ने जाना। लेकिन अगर लक्ष्य ही नहीं होगा तो प्रेरणा कहाँ से आएगी? क्या ऐसा नहीं है कि लक्ष्य हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं? वे कुछ समय के लिए देते हैं, पर सोचिए, जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तब क्या होता है? मैराथन दौड़ ली, अब क्या? प्रेरणा खत्म। बहुत से लोग लक्ष्य पूरा होते ही वापस अपनी पुरानी आदतों पर लौट जाते हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो आप दौड़ते रहते हैं, क्योंकि अब आप एक धावक बन चुके हैं। एक और कमाल की बात यह है कि विजेता और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे होते हैं। ओलंपिक में हर एथलीट गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, पर जीतता कोई एक है। फर्क लक्ष्य में नहीं, उनके रोज के ट्रेनिंग सिस्टम में होता है। अच्छा, तो अगर हमें लक्ष्य पर नहीं बल्कि सिस्टम पर ध्यान देना है, तो इसका मतलब है कि हमें वो रोजमर्रा की प्रक्रिया बनानी होगी, और वो प्रक्रिया आदतों से ही बनती है। तो सवाल ये उठता है कि ये आदतें हमारे दिमाग में काम कैसे करती हैं? इनका विज्ञान क्या है? ये दिमाग का एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, एक शॉर्टकट है, ताकि उसे हर बार सोचना ना पड़े।
ये 4 हिस्सों में बटा होता है, जिसे हैबिट लूप कहते हैं। पहला है संकेत यानी क्यू। ये कोई भी ट्रिगर हो सकता है, कोई जगह, कोई समय, कोई भावना या कोई दूसरा इंसान। जैसे फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज। बिल्कुल सही, वो एक संकेत है। उस संकेत से दूसरा चरण शुरू होता है, इच्छा यानी क्रेविंग। ये उस इनाम को पाने की इच्छा है जो आदत से जुड़ा है। नोटिफिकेशन की आवाज से इच्छा होती है ये जानने की कि मैसेज में क्या है। और फिर तीसरा चरण आता होगा जब हम असल में वो काम करते हैं। हाँ, वो है प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स, यानी फोन उठाकर ऐप खोलना। और आखिर में चौथा चरण है इनाम यानी रिवॉर्ड। मैसेज पढ़कर जो जानकारी मिली, जो डोपामाइन रिलीज हुआ, वो इनाम है। ये इनाम दिमाग को बताता है कि ये लूप भविष्य में दोहराने लायक है। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम, ये चक्र बार बार चलने से आदत पक्की हो जाती है। समरी में रोहन की एक कहानी थी, एक ऑफिस कर्मचारी की। उससे ये लूप और साफ हो जाता है ना? हाँ, रोहन की कहानी इसका एक आदर्श उदाहरण है। उसके लिए काम के बाद की थकान एक संकेत थी। इस संकेत से उसके अंदर आराम करने और तनाव दूर करने की इच्छा पैदा होती थी। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी प्रतिक्रिया होती थी पास की दुकान से चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदना। और अंत में टीवी देखते हुए उन्हें खाने से जो आराम और मजा महसूस होता, वो उसका इनाम था। धीरे धीरे ये चक्र इतना ऑटोमेटिक हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब ये उसकी खराब आदत बन गया। तो अगर हम इस लूप को समझ लें तो हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं पर वो 4 नियम आते हैं जिनसे अच्छी आदतें बनाई जा सकती हैं। चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं। इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस आदत को अपनाना है, उसके संकेत को अपने माहौल में इतना साफ और सामने रखें कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो। हमारा माहौल हमारी आदतों पर बहुत गहरा असर डालता है। अगर आपको रोज उठकर पानी पीने की आदत डालनी है, तो रात को ही अपने बिस्तर के पास पानी की बोतल भरकर रख दें। सुबह उठते ही सबसे पहले वही दिखेगी। ये एक स्पष्ट संकेत है। यानी अपने माहौल को अपनी आदतों का सहयोगी बनाना, दुश्मन नहीं। ठीक है। अब दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है, खासकर जब वो बोरिंग हो, जैसे कि एक्सरसाइज? इसका सबसे अच्छा तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग? हाँ, मतलब प्रलोभन को जोड़ना। आप एक काम जो आप करना चाहते हैं, उसे एक ऐसे काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना चाहिए। जैसे अगर आपको एक्सरसाइज करनी है जो कि आपको चाहिए, लेकिन आपको अपना पसंदीदा शो देखना है जो आप चाहते हैं, तो नियम बना लें कि आप शो तभी देखेंगे जब आप ट्रेडमिल पर चल रहे होंगे। इससे दिमाग उस मुश्किल आदत को भी एक मजेदार अनुभव से जोड़ने लगता है। ये बहुत चालाकी भरा तरीका है अपने दिमाग को बहलाने का। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। मुझे लगता है कि यह सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला नियम है। हम हमेशा बड़ी शुरुआत करने की सोचते हैं और इसीलिए हम असफल होते हैं। हाँ। हमारा दिमाग बेसिकली वो कम से कम ऊर्जा खर्च करने का रास्ता चुनता है। अगर कोई आदत मुश्किल लगेगी तो हम उसे टाल देंगे। इसलिए नियम है कि आदत को इतना आसान बना दो कि उसे न करने के लिए कोई बहाना ही न बचे। यहीं पर 2 मिनट रूल काम आता है। 2 मिनट रूल? हाँ, कोई भी नई आदत सिर्फ 2 मिनट से शुरू करें, सिर्फ 2 मिनट। जैसे अगर किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो रोज सिर्फ 2 मिनट पढ़ें। इससे क्या होगा? इससे सबसे जरूरी काम होगा, आप शुरुआत करेंगे। आदत बनाने में सबसे मुश्किल हिस्सा होता है सोफे से उठकर काम शुरू करना। 2 मिनट का नियम उस शुरुआती रुकावट को खत्म कर देता है। कोई भी 2 मिनट के लिए पढ़ सकता है या 2 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कर सकता है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो उसे जारी रखना बहुत आसान हो जाता है। लक्ष्य एक किताब खत्म करना नहीं है, लक्ष्य है एक पाठक बनना जो रोज पढ़ता है, चाहे 2 मिनट ही क्यों ना हो। शुरुआत करना ही आधी जीत है, समझ गया। और चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आदत पूरी करने के तुरंत बाद कोई इनाम मिलना चाहिए। हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि चाहता है। अच्छी आदतों की समस्या ये है कि उनका इनाम भविष्य में मिलता है, अच्छी सेहत, ज्ञान, पैसा। और बुरी आदतों का इनाम तुरंत मिलता है। इसलिए हमें अच्छी आदतों के लिए एक तत्काल इनाम बनाना होगा। इसका सबसे सरल और असरदार तरीका है हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना। एक कैलेंडर लें
और जिस दिन आप अपनी आदत पूरी करें उस पर एक बड़ा सा एक्स बना दें। बस एक निशान लगाना। ये नाम कैसे हुआ? वो एक्स देखना दिमाग के लिए एक छोटा सा इनाम है। ये आपकी प्रगति का एक विजुअल सबूत है। कुछ दिनों बाद जब आप उन निशानों की एक चेन बनती देखेंगे तो आप उस चेन को तोड़ना नहीं चाहेंगे। ये छोटा सा काम आपको अगले दिन भी आदत दोहराने के लिए प्रेरित करता है। ये एक संतोषजनक एहसास है कि हाँ, मैंने आज अपना काम किया। ये तो ही अच्छी आदतें बनाने की बात। ये चारों नियम बहुत ही व्यवहारिक हैं। लेकिन जो आदतें पहले से हमारी रग रग में बस चुकी हैं, उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए? ये लड़ाई अक्सर ज्यादा मुश्किल होती है। बिल्कुल, इसके लिए हमें इन्हीं 4 नियमों को उलटना होगा। जैसे आदत बनाने के 4 नियम है, वैसे ही उसे तोड़ने के भी 4 उल्टे नियम है। पहला है, इसे अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल। जिस संकेत से बुरी आदत शुरू होती है उसे अपने माहौल से हटा दे। जैसे अगर कोई अपना फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है तो उसे अपनी नजरों से ही दूर कर दे। एकदम सही। समरी में राज की कहानी है जो सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करता था। उसने अपने फोन से सभी सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दिए और फोन को दूसरे कमरे में रखना शुरू कर दिया। जब संकेत ही सामने नहीं होगा तो आदत शुरू ही नहीं होगी। अगर बिस्किट खाना छोड़ना है तो घर में बिस्किट लाना ही बंद कर दें। ठीक है। दूसरा उल्टा नियम होगा, इसे अनाकर्षक बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव। ये कैसे किया जाए? इसके लिए आपको आदत के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अपने दिमाग में उस आदत की छवि को बदलना होगा। जैसे धूम्रपान करने वाले अक्सर इसे तनाव दूर करने का एक तरीका मानते हैं। उन्हें अपनी सोच बदलनी होगी और ये सोचना होगा कि यह उनके फेफड़ों को काला कर रहा है, उनके परिवार को खतरे में डाल रहा है। जब भी सिगरेट पीने की इच्छा हो तो इन भयानक परिणामों के बारे में सोचें। इससे आदत के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। मतलब आदत से जुड़े फायदे की जगह उसके नुकसान को बड़ा करके देखना। तीसरा नियम है, इसे कठिन बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट, यानी आदत और आपके बीच में रुकावटें खड़ी करना। हाँ बिल्कुल, जितनी ज्यादा मेहनत लगेगी आदत को दोहराने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अपनी सभी सेव की हुई कार्ड डिटेल्स वेबसाइट से हटा दें। हर बार 16 अंकों का कार्ड नंबर डालने का झंझट आपको कई बार खरीदारी करने से रोक देगा। अगर टीवी बहुत देखते हैं तो हर बार देखने के बाद रिमोट से बैटरी निकालकर किसी दराज में रख दें। ये छोटी सी रुकावट भी बहुत काम करती है। और चौथा और आखिरी उल्टा नियम है, इसे असंतोषजनक बनाएं। इसका मतलब है कि आदत दोहराने का परिणाम दर्दनाक या असुविधाजनक होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना। किसी दोस्त या परिवार वाले को बताएं कि आप एक आदत छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ एक शर्त लगा लें, जैसे अगर मैंने इस हफ्ते जंक फूड खाया तो मुझे तुम्हें 500 रुपए देने होंगे। पैसे खोने का डर या किसी के सामने शर्मिंदा होने का एहसास उस आदत को बहुत असंतोषजनक बना देता है। ये नियम वाकई बहुत शक्तिशाली हैं, चाहे आदत बनानी हो या तोड़नी हो। अब उस सबसे गहरे विचार पर आते हैं जिसका जिक्र समरी में बार बार हुआ है, आदतें और हमारी पहचान का संबंध। ये कहा गया है कि असली बदलाव आदतों को बदलने से नहीं बल्कि अपनी पहचान को बदलने से आता है। ये विचार थोड़ा गहरा है, इसे समझते हैं। ये शायद इस पूरी बातचीत का सबसे शक्तिशाली और परिवर्तनकारी विचार है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें अपना व्यवहार बदलना है, लेकिन सच्चा और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान, अपने बारे में अपनी धारणा को बदलते हैं। बदलाव बाहर से अंदर की तरफ नहीं बल्कि अंदर से बाहर की तरफ होना चाहिए। समरी में अनिल की कहानी थी जो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, अनिल सालों से धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा था और बार बार असफल हो रहा था। जब भी कोई उसे सिगरेट देता तो वो कहता, नहीं शुक्रिया, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वाक्य में वो अभी भी खुद को एक स्मोकर मान रहा था जो एक काम करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने सिर्फ एक छोटा सा बदलाव किया। उसने कहना शुरू किया, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूँ। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। वो अपनी पहचान ही बदल रहा है। बिल्कुल, उसने अपनी पहचान ही बदल दी है। जब आप खुद को एक खास तरह का इंसान मानने लगते तो उस पहचान के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप खुद को एक स्वस्थ इंसान मानते हैं
तो आप सलाद और पिज्जा में से सलाद को चुनेंगे, क्योंकि एक स्वस्थ इंसान यही करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हर क्रिया, हमारी हर आदत एक तरह का वोट है जो हम उस व्यक्ति के पक्ष में डालते हैं जो हम बनना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही समझा। समरी से वोटिंग सिस्टम कहती है। हर बार जब आप सुबह उठकर दौड़ने जाते हैं तो आप मैं एक धावक हूं के पक्ष में एक वोट डाल रहे हैं। हर बार जब आप कुछ लिखते हैं तो आप मैं एक लेखक हूं के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। धीरे धीरे ये वोट जमा होते हैं और आपकी नई पहचान को मजबूत करते हैं। यह दृष्टिकोण बने, करें, पाएं यानी बी डू हैव मॉडल पर आधारित है। ये मॉडल क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब उनके पास कुछ होगा, जैसे ज्यादा समय, तब वे कुछ करेंगे, जैसे एक्सरसाइज, और फिर वे एक स्वस्थ इंसान बनेंगे, बी। लेकिन सही तरीका इसका ठीक उल्टा है। पहले तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं, बी। मैं एक स्वस्थ इंसान हूं। फिर वो काम करें जो वैसा इंसान करता है, डू। एक स्वस्थ इंसान क्या करता है? वो कसरत करता है और अच्छा खाना खाता है। और अंत में आपको वो परिणाम मिलेंगे जो आप चाहते हैं, यानी अच्छी सेहत। पहचान से शुरुआत करें, व्यवहार से नहीं। बहुत खूब। तो अगर मैं आज की बातचीत का सार निकालूं, तो हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें समझी। रोजाना 1% सुधार की चक्रवर्ती शक्ति, लक्ष्य से ज्यादा सिस्टम का महत्व, आदतें बनाने और तोड़ने की 4 सरल लेकिन शक्तिशाली नियम, और सबसे जरूरी, अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ना। और इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी, निरंतरता पूर्णता से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप हर दिन सफल हों। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। अगर एक दिन आदत छूट भी जाए तो निराश होने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण नियम है, कभी भी 2 बार मत चूको। एक बार चूकना एक गलती है, लेकिन लगातार 2 बार चूकना एक नई और शायद बुरी आदत की शुरुआत है। तो अगर आप एक दिन जिम नहीं जा पाते तो बस ये सुनिश्चित करें कि अगले दिन जरूर जाएं। ये बहुत राहत देने वाली बात है। तो ये समरी हमें बदलाव का एक बहुत साफ और व्यावहारिक रास्ता दिखाती है। लेकिन ये हमारे श्रोताओं के लिए एक सबसे दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है। अगर हमारी हर आदत इस बात के लिए एक वोट है कि हम कौन बनना चाहते हैं, तो आज हम अपने कामों से, अपनी आदतों से कौन बनने के लिए वोट कर रहे हैं?